पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, माननीय सदस्यों के मन में जो एक और प्रश्न बहुत समय से आ रहा है वह है सरकार की औद्योगिक लाइसेंस नीति और बड़े औद्योगिक घरानों की उपलब्धियां। हम धन और आय के समुचित वितरण के प्रति वचनबद्ध अवश्य हैं, लेकिन हमें उत्पादन और विकास को भी साथ साथ बढ़ाते जाना है, क्योंकि इसके बिना हम अपने देश की दरिद्रता को दूर करने की ओर नहीं बढ़ सकते। सदन की औद्योगिक लाइसेंस नीति की जांच पूरे परिवेश में करनी चाहिए और देखना चाहिए कि समग्रतः अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने लघु उद्योगों के लिए एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित रखा है तथा छोटे व मध्यम उद्यमियों के लिए उससे भी बड़ा क्षेत्र खुला छोड़ा है। बड़े औद्योगिक घरानों को केवल उन बुनियादी क्षेत्रों में आने की अनुमति है जिनमें काफ़ी अधिक पूंजी निवेश अपेक्षित होता है। यदि आज सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधकीय, वित्तीय तथा तकनीकी साधन असीमित होते तो अवश्य ही मैं यहाँ तत्काल यह निर्णय ले सकती थी कि इस क्षेत्र को पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखना चाहिए और बड़े औद्योगिक घरानों को कोई लाइसेंस नहीं दिए जाने चाहिए। फिर भी हम जानते हैं कि स्थिति ऐसी नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र का काफ़ी विस्तार हुआ है और हम उसका इस सीमा तक निर्माण करना चाहते हैं कि वह हमारी अर्थव्यवस्था में सर्वोपरि प्रभाव डाल सके। लेकिन बुनियादी क्षेत्रों के मामले में जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र वित्तीय या तकनीकी या अन्य साधनों के अभाव के कारण अपने हाथ में लेने में असमर्थ है, हमारे सामने विकल्प यही है कि हम या तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें बाहर से मंगाएं या इन औद्योगिक घरानों में से कुछ को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दें, जिससे देश को बढ़े हुए उत्पादन और रोजगार के अवसरों का लाभ मिले। ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है जो औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के विरुद्ध हो और सरकार के पास ऐसे पर्याप्त अधिकार हैं कि वह बड़े औद्योगिक घरानों को दिशा दे सकें, उनके कामों को नियंत्रित कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि वे राष्ट्रीय हित में काम करें। हम इस समस्या पर लगातार विचार करते रहते हैं। प्रत्येक मंत्रालय को हमारा यह निर्देश रहता है कि इन घरानों को राष्ट्रीय हितों के अनुकूल
काम करना चाहिए। अभी तक योजनाओं और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों में आंकड़े दिए जाते रहे हैं। महोदय, दूसरा बड़ा प्रश्न मूल्य वृद्धि का है। हम मूल्यों की स्थिति के बारे में चुपचाप नहीं बैठते रहे हैं। हम ऐसा कर नहीं सकते। मुझे उस गहरे कष्ट का पूरी तरह एहसास है जो मूल्य वृद्धि द्वारा सभी को, विशेषतः कमज़ोर वर्गों जैसे खेतिहर मजदूरों, बंधी आय वालों आदि को होता है। लेकिन जो लोग भय का संचार करने की कोशिश करते रहते हैं, उनके कथनों से हमें अपना विवेक नहीं खो देना चाहिए। वे मूल्य वृद्धि को तीव्र मुद्रास्फीति की भूमिका मानते हैं। हमें तथ्यों को सही ढंग से समझना होगा। हमें जानना होगा कि वास्तव में किन कारणों से कितनी वृद्धि हुई है। 2 दिनों के आंकड़े मेरे पास हैं। 18 जुलाई 2001 को समाप्त होने वाले सप्ताह को, जिसमें थोक मूल्य सूचकांक 1 वर्ष पहले की अपेक्षा 4% ऊंचा है। दूसरे आंकड़े 25 जुलाई को समाप्त होने वाले सप्ताह के हैं और इनमें थोक मूल्य सूचकांक गत वर्ष की अपेक्षा अधिक है। अनाजों के लिए सूचकांक 2% कम है और चावल को छोड़कर अन्य सभी अनाजों के मूल्य पिछले वर्ष की अपेक्षा गिरे हैं। सरकार का उद्देश्य पारिवारिक ज़रूरत की 4 चीज़ों के दाम स्थिर रखना है। चावल के दाम 2% बढ़े हैं, लेकिन गेहूं, ज्वार और बाजरे की कीमतें पिछले वर्ष के इसी सप्ताह की अपेक्षा कम हुई हैं। इसलिए कीमतों की वृद्धि से उन उपायों का अन्यतम महत्व उजागर होता है जो नकदी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किए गए हैं। इस संबंध में कपास के महत्व का जिक्र किया गया है। अतीत में इनमें से कुछ के प्रति लापरवाही बरती गई थी और अब हमें अनुसंधान तथा अन्य उपायों का विस्तार इन तक इसी प्रकार करना चाहिए जैसे हमने गेहूं के मामले में किया था। अगर हम अपने प्रयास शिथिल न करें तथा कृषि उत्पादन में उपलब्ध उन्नति की गति को बनाए रखें तो स्थिरता के साथ विकास का लक्ष्य हमारी पहुंच में होगा। किसी ने यह भी कहा है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में मूल्य चढ़ते ही हैं और यह बात उन्होंने बड़े अच्छे समय पर कही है। हम देखते हैं कि मूल्य वृद्धि भारत में ही नहीं बल्कि आज विश्व में इसे सभी जगह देखा जा सकता है। इसके साथ ही हम उपभोक्ताओं के लिए मूल्य कम रखना चाहते हैं। साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि
कृषि की उपज भी बढ़े। महोदय, देश की स्वतंत्रता का अर्थ मात्र राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, उसका अर्थ शहरी लोगों की स्वतंत्रता भी नहीं है। वास्तविक स्वतंत्रता वह होगी जिसमें ग्रामवासियों को अपने भाग्य, अपने भविष्य के निर्माण का स्वामित्व प्राप्त होगा। यह उनके स्वशासन के जरिए ही हो सकता है। महात्मा गांधी का यह कथन उनके सामाजिक दर्शन का मूल स्रोत है। उनका विचार था कि हर एक गांव एक गणतंत्र की तरह हो, वहाँ एक पंचायत हो जिसके पास उस गांव की सभी समस्याएं निपटाने का अधिकार हो। अपने देश में अब 73वां संशोधन लागू हो जाने से पंचायतों को पर्याप्त अधिकार मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इस तरह उनका एक सपना साकार हुआ है। गांधी जी के सामाजिक दर्शन में मुख्य रूप से समाज एवं स्त्री पुरुष को महत्ता संबंधी विचारों को सम्मिलित किया जाता है। गांधी जी एक वर्ग विहीन, शोषण रहित, शांतिपूर्ण, जनतांत्रिक आदर्श समाज के पोषक थे। उनका कहना था, मैं एक ऐसे भारत के निर्माण हेतु कार्य करूँगा जिसमें निर्धनतम व्यक्ति भी गौरव अनुभव करेगा कि वह यह देश उसका है और इसके निर्माण में उसका प्रभावपूर्ण आवाज़ है। ऐसा ही भारत होना चाहिए। स्टॉप।